यहाँ से स्टार्ट करेंगे जो हमारी PT 365 की मैगजीन अभी आई है पॉलिटी की। ठीक है, तो यहाँ पर पॉलिटी के जो टॉपिक होंगे हमारे इंपॉर्टेंट, वो टॉपिक यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे और कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कुछ यहाँ से बन सकते हैं। राइट, जो पूरी मैगजीन हमारी रहेगी ये आपकी पूरी व्याख्या के साथ दी हुई है। ठीक है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन नहीं दिए हुए हैं कि कैसे क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। आपको यहाँ से क्वेश्चन खुद से निकालना है, पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ना है और उसके आपसे आपको क्वेश्चन नहीं बताना है कैसे यहाँ से क्वेश्चन होंगे। यहाँ से देखो अप्रैल 2024 से अक्टूबर 2024 तक यहाँ पर ये मैगजीन दी करंट अफेयर्स की। ठीक है, जो अप्रैल 2024 से अक्टूबर 24 और जो नवंबर का भी आएगा, नवंबर और दिसंबर, नवंबर से फरवरी तक भी शायद से देंगे, वो जनवरी तक देंगे। तो उसमें से आपको क्या होगी, अपडेटेड 1 होगी वो। ठीक है, अपडेटेड 1, अपडेटेड 2 ऐसे करके वो निकालेंगे सब्जेक्ट की। ठीक है, तो यहाँ से अक्टूबर तक है। देखते हैं यहाँ से टॉपिक हमारे क्या हैं। आज जो टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, एक तो हमारा रहेगा पहला चुनाव। फर्स्ट टॉपिक हमारा चुनाव से संबंधित जितने भी टॉपिक रहेंगे वो करेंगे। अगर देखो यहाँ से टाइम और रहेगा, करीब 40 से 45 मिनट तक का रखेंगे, उसके बाद का और बनेगा तो मैं इसमें ऐड कर दूंगा सेकंड टॉपिक को भी। ठीक है, वरना फर्स्ट टॉपिक को ही कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से टॉपिक हमारे चुनाव है, इसमें हमारे क्या है, एक साथ चुनाव कराना। ठीक है, राज्य चुनाव आयोग, परिसीमन आयोग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर यहाँ पर क्वेश्चन था, वेरीफाइबर जो हमारा पेपर ऑडिट ट्रायल था उसको लेकर। ठीक है, वीवीपैट और आदर्श आचार संहिता, लोक चुनाव सभा क्या है। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियाँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ से हमारा टॉपिक है चुनाव। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे चुनाव। यहाँ से देखो एक साथ चुनाव कराना। एक साथ चुनाव ये क्या है, क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि देखो पूरे भारत में क्या है, अभी एक साथ चुनाव यानी कि एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए लोकसभा में 129वां क्या संशोधन यहाँ पर विधेयक 2024 प्रस्तुत किया गया। इस विधेयक की जो समीक्षा है, ठीक है, एक संयुक्त संसदीय जो समिति है उसके द्वारा यहाँ पर की जाएगी। राइट, ये आपको पहली बात याद रखना है कि ये क्यों न्यूज़ में था। दूसरा क्या है, दूसरा यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है 129वां विधेयक जो हमारा संविधान संशोधन विधेयक 2024 का मुख्य प्रावधान क्या है। ठीक है, इसका प्रावधान क्या है, इसको देखते हैं। संविधान के एक नया अनुच्छेद यहाँ पर 82A जोड़ा जाएगा। अगर आपका ऐसा कुछ होगा यहाँ पर, ये जो एक साथ चुनाव कराएंगे तो उसमें एक आर्टिकल जो आपका रहेगा 82A, ये आर्टिकल जोड़ा जाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भाई जो हाल ही में जो हमारा 129वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया था उसमें कौन सा आर्टिकल नया यहाँ पर जोड़ा गया है। ठीक है, कौन सा आर्टिकल यहाँ पर जो था उसकी बात की जा रही थी, तो आपका आर्टिकल 82A। ठीक है, आपसे भी पूछ सकता है कि हमारा जो अनुच्छेद 82A है उसके तहत आपका जो संविधान संशोधन विधेयक है ये प्रस्तुत किया गया, तो कौन सा संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया, तो 129वां। ठीक है, ये भी आपको याद रखना, दोनों पॉइंट। अगला, एक साथ चुनाव कराना। नए अनुच्छेद के अनुसार भारतीय निर्वाचन आयोग लोकसभा और सभी राज्य की जो विधानसभा उसके लिए एक साथ आम चुनाव कराएगा। ठीक है, किसके लिए, लोकसभा और सभी राज्य की विधानसभाओं के लिए एक साथ यहाँ पर आम चुनाव कराएगा। ठीक है, जो हमारा एक साथ एक चुनाव होगा। आपसे क्वेश्चन बोलेगा कि एक साथ एक चुनाव भी हाल ही में न्यूज़ में था, उसको लेकर आपको स्टेटमेंट देगा। पहला स्टेटमेंट देगा, ये जो है ये राज्य विधानसभा, लोकसभा और जो हमारे स्थानीय निकाय चुनाव है सबको चुनाव हमारा जो है कराता है। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा, पहला हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, ठीक है, और आपका जो राष्ट्रपति वो सबको चुनाव कराता है, लेकिन स्थानीय निकाय चुनाव यहाँ पर नहीं कराता है। स्थानीय निकाय चुनाव आपका राज्य लोक सेवा आयोग कराता है। ठीक है, आपका यहाँ पे जो निर्वाचन आयोग है, यहाँ पे जो मुख्य निर्वाचन आयोग वहाँ पे ये नहीं कराएगा, ये आपका जो रहेगा राज्य निर्वाचन आयोग यहाँ पर कराएगा इसको। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पॉइंट कुछ याद रखना है। और क्या है, 83 जो हमारा आर्टिकल है इसमें संशोधन, इसमें असमाप्त अवधि, मध्यावधि चुनाव और आम चुनाव की परिभाषा यहाँ पर दी गई है। ठीक है, देखो लोकसभा 5 वर्ष के लिए पूर्णकाल से पहले भंग हो जाती है, तो लोकसभा विघटन की तिथि और कार्यकाल की समाप्ति के बीच समाप्ति अवधि यहाँ पर मानी जाएगी। असमाप्त अवधि कब होती है, आपसे पूछेगा लोकसभा की जो हमारी असमाप्त अवधि है ये किससे संबंधित है, जो हमारा 5 वर्ष कार्यकाल जो नहीं होता है उससे पहले भंग हो जाती है वो हमारी क्या होगी, असमाप्त अवधि होगी। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। ये समय से पहले लोकसभा का विघटन, मध्यावधि चुनाव होंगे। ठीक है, अगर समय से पहले लोकसभा का विघटन हो जाएगा तो क्या होगा, मध्यावधि चुनाव होंगे। इस चुनाव में जिस नई लोकसभा का गठन होगा उसका कार्यकाल केवल असमाप्त अवधि के लिए होगा। ठीक है, असमाप्त मतलब कुछ टाइम के लिए। राइट, अगला है आर्टिकल हमारा 172। ठीक है, 172 में जो संशोधन था उसमें नया प्रावधान जो राज्य विधानसभा उसके लिए एक असमाप्त अवधि को पूर्ण कार्यकाल के लिए पर परिभाषित करता है। ठीक है, आर्टिकल कौन सा, 172 में संशोधन किया गया था जो बताता है कि राज्य विधानसभाओं के लिए समाप्त अवधि जो होती है वो पूर्ण कार्यकाल के लिए इसको परिभाषित करेगी। ठीक है, आर्टिकल 327 अनुच्छेद 327 में संशोधन क्या किया गया, ये जो हमारी विधानमंडल है इसके चुनाव में संबंध में प्रावधान करने की संसद से शक्ति यहाँ पर संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों हमारे क्या है, आर्टिकल में संशोधन किए गए। आपसे बोलेगा कि जो भी हमारा एक साथ एक चुनाव कराए जाने थे उनमें से कौन से आर्टिकल में संशोधन किया गया, इनमें से 172 और 1327, ये आपको याद रखना है। एक चुनाव के बारे में इसको देखते हैं। एक चुनाव
एक साथ चुनाव जो हमारा एक राष्ट्र चुनाव के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। भारत में इसका लोकसभा, राज्य विधानसभा, नगर पालिका और पंचायत चुनाव को एक साथ संपन्न करा जाने में ऐसा यहाँ पर होने पर किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र पर यहाँ पर एक दिन जो मतदान होगा वो कर सकेंगे, ठीक है। कौन कौन से, देखो यहाँ पर दिया हुआ है कौन कौन से कर सकेंगे। एक तो लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, राज्य हमारी विधानसभा हो गई, नगर पालिका, पंचायत चुनाव, ये सब आप एक साथ कर सकते हो, ठीक है। अगला, सभी चुनाव के लिए एक ही दिन में मतदान यहाँ पर कर पाएंगे आप, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। अगला, एक चुनाव का आशय ये नहीं है कि संपूर्ण देश में इन सभी चुनाव के लिए एक ही दिन मतदान हो, ये मतलब नहीं है इसका एक साथ चुनाव कराने का। बहुत लोग सोचते होंगे कि एक साथ चुनाव कराने का आशय है कि संपूर्ण देश में एक ही दिन यहाँ पर चुनाव मतदान कराना, ठीक है। आपको स्टेटमेंट में बोल सकता है, दे सकता है क्वेश्चन कि हमारा एक साथ चुनाव कराने का मतलब इनमें से क्या है। ऑप्शन दे देगा, क्या एक ही दिन में चुनाव कराना, या एक साथ एक ही पार्टी को खड़े करने का, ऐसे कुछ भी करके आपको ऑप्शन दे सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, इसका मतलब ये नहीं होता कि एक ही दिन में कराना, राइट। ये भारत में वर्ष 1951 से 52, ठीक है, 57 से 1962 और 67 में लोकसभा और विधानसभा के एक साथ चुनाव यहाँ पर हुए थे, ठीक है। आपको ये डेट याद रखनी है। आपसे बोलेगा, यूपीएससी तो डेट नहीं पूछेगा, लेकिन जो अदर हमारे स्टेट पीसीएस के एग्जाम उसमें बोलेगा कौन कौन से डेट में आपका यहाँ पे जो लोकसभा, राज्य विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए थे, है ना, कब कब हुए थे और कितनी बार हुए थे। एक तो 1, 2 और ये 3 और ये 4 टाइम पे, ठीक है। 1968-69 में राज्य विधानसभा और 1970 में लोकसभा के समय से पहले भंग होने के कारण ये एक चक्र बाधित हो गया था, ठीक है। ये आपको याद रखना है, कब 1968-69 राज्य विधानसभा और 1970 में लोकसभा के समय यहाँ पर पहले भंग हो जाने के कारण ये बाधित हुआ था। अगला, एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश करने वाली रिपोर्ट आयोग कौन सी है। भारत विधि आयोग जो हमारा है, भारतीय विधि आयोग जो हमारा 170वीं रिपोर्ट, ठीक है, 1999, इन्होंने बताया था कि एक साथ चुनाव करने की सिफारिश यहाँ पर की जानी चाहिए। दूसरा, संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट भी 2015 ने बताया था कि यहाँ पर ही किया जाना चाहिए, ठीक है। और संविधान की कामकाज समीक्षा करने के लिए भी आयोग यहाँ पर 2002 बताया गया था। और 2017 में नीति आयोग का वर्किंग पेपर, ठीक है, ये लोग थे चारों हमारी समिति, इन्होंने एक साथ चुनाव करने की सिफारिश यहाँ पर रिपोर्ट दी थी आयोग को, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि किसने किसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी एक साथ चुनाव कराने के लिए, ठीक है। देखो, चुनाव से जो भी संबंधित हमारे क्वेश्चन रहेंगे, क्या क्या क्वेश्चन और भी हमारे स्टेट पीसीएस में बन सकते हैं। आपको यूपीएससी में तो चलो मैं करा दे रहा हूँ, स्टेट पीसीएस में भी क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, यूपीएससी भी पूछ सकता है वो क्वेश्चन, ठीक है। वैसे भी तो मैं आपको लास्ट में फाइनली आपको जो टॉपिक रहेगा उससे क्वेश्चन आपको कराऊंगा, ठीक है। अभी 1.2 टॉपिक देखते हैं ऐसे, राज्य चुनाव आयोग, ठीक है। इसमें क्या है, जो मैंने आपको बताई एक साथ एक चुनाव वाले में, उसमें आपको जो 6 से 7-8 बातें बताई इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखना है, ठीक है। आप इसका नोट्स भी बना सकते हो अलग से। अब यहाँ से देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों था। राज्य चुनाव आयोग, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का है कि कर्नाटक लेखा परीक्षा जो रिपोर्ट थी उसमें कहा गया था कि राज्य चुनाव आयोग कमजोर होना स्थिर सरकार चुनाव में देरी का एक प्रमुख कारण हो सकता है, ठीक है। तो देखते हैं राज्य चुनाव आयोग के बारे में। राज्य चुनाव आयोग हमारा जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है। पहला पॉइंट ये आपसे बोलेगा, जो हमारा राज्य चुनाव आयोग है ये एक संवैधानिक क्या है, प्राधिकरण है, स्वायत्त, ठीक है। तो पहला करेक्ट है, मतलब ये बात हमारी करेक्ट है। जो स्थानीय जो स्वशासन है उसके निकाय, जैसे पंचायती राज संस्था पीआरआई जो हमारे शहरी स्थानीय निकाय हैं, ठीक है, उनके लिए चुनाव यहाँ पर कराने के लिए उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। कौन से, पंचायती राज संस्था और शहरी जो हमारे स्थानीय निकाय होते हैं उसके लिए चुनाव के लिए उत्तरदायी होंगे कौन, ये हमारे राज्य चुनाव आयोग, ठीक है। ये आपको पता रखनी है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में राज्य चुनाव आयोग का गठन यहाँ पर प्रावधान किया गया था। कौन से अधिनियम के तहत हमारा राज्य चुनाव आयोग का यहाँ पर गठन किया गया था, 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 में, ठीक है। 2 बात आपको याद रखनी है। अगला, इसकी सिफारिश किस समिति ने की थी, इसकी सिफारिश की थी गाडगिल समिति ने, ठीक है। यहाँ से राज्य निर्वाचन आयोग के संबंधित यहाँ पर संवैधानिक प्रावधान है 243(k)(1) और 243(ZA), इसमें बताया गया कि पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव हेतु मतदाता सूची तैयार करना इनका क्या है, इनमें राज्य सरकार की शक्ति होगी, ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग की शक्ति होगी। और सभी चुनाव के संचालन, पर्यवेक्षण करना, निर्देशन और उनकी शक्ति को नियंत्रण करना, ये हमारा राज्य निर्वाचन आयोग के काम होंगे, ठीक है। क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछ चुका है कि इसमें से कौन से राज्य निर्वाचन आयोग के काम हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना ये वाला, ठीक है। उसके बाद ये इसमें देखते हैं 243 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 243(k)(2) ये बोलता है कि राज्य निर्वाचन आयोग की सेवा शर्तें और पदावधि जो होती हैं वो राज्यपाल के द्वारा निर्धारित की जाएंगी, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि राज्य निर्वाचन आयोग की जो सेवा शर्तें होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाएंगी, तो गलत हो जाएगा क्योंकि राज्यपाल के द्वारा। दूसरा, राज्य निर्वाचन आयोग को केवल राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर हटा जा सकता है, ठीक है। किसके द्वारा, ये राष्ट्रपति के द्वारा इसे हटा सकते हैं,
ठीक है, ये 2 पॉइंट आपको याद रखने इंपॉर्टेंट है। राज्य चुनाव आयोग के कार्य क्या क्या होंगे, ठीक है। इसके कार्य होंगे जो नवचित हमारे प्रतिनिधित्व हैं उनको सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय निकायों का चुनाव, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना, ठीक है, और स्थानीय निकायों के चुनाव की मतदाता सूची तैयार संशोधन की देखरेख करना, जैसा मैंने आपको बताया ऊपर, ठीक है। स्थानीय निकाय चुनाव को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों की सीटों की आरक्षित करना, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आपसे बोलेगा कि इनमें से कौन से काम राज्य निर्वाचन आयोग के नहीं हैं, एक तो ये दे देगा और एक ये दे देगा और एक बोलेगा ये, तो आपको लगेगा कि शायद जो हमारे हैं SC ST होते हैं उनकी सीटों का आरक्षण शायद होगा आपको राष्ट्रपति करेगा, है ना, या जो हमारा सेंट्रल का आपका चुनाव आयोग होगा वो करेगा, ठीक है। तो याद रखना है सेंट्रल का नहीं करेगा, आपका जो स्टेट है हमारा मतलब राज्य चुनाव आयोग यही करता है सीटों का आरक्षण किसका, राष्ट्रीय जो हमारे स्थानीय निकाय चुनाव है उसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए, ठीक है, किसमें, स्थानीय निकाय चुनाव के लिए। ये चीज़ आपको याद रखना है, स्थानीय के लिए हमारा राज्य निर्वाचन आयोग होगा और जो सेंट्रल लेवल पे करेंगे या ऊपर लेवल पे करेंगे वो हमारा निर्वाचन आयोग होगा, ठीक है। तो ये बात आपको माइंड में रखना है। अगला, स्थानीय निकाय चुनाव से संबंधित विवाद पर निर्णय लेने का अधिकार इस विवाद में उम्मीदवारों की योग्यता के मामले में भी शामिल होगा, ठीक है। स्थानीय निकाय चुनाव का संचालन संबंधित मामले राज्यपाल यहाँ पर सलाह देगा इसमें, ठीक है। आगे हमारा टॉपिक है परिसीमन आयोग। ये क्या होता है 1.3 परिसीमन आयोग, ये हमारा है किशोर चंद्र जो यहाँ पर है उसको लेकर यहाँ पर न्यूज़ में था, ठीक है। न्यूज़ में क्यों था इसको हटा देते हैं, अगला देखते हैं हमको क्या यहाँ पर न्यूज़ अपने लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। परिसीमन आयोग के बारे में, परिसीमन ये हमारा लोकसभा और विधानसभा के लिए प्रत्येक राज्य की सीटों की संख्या की प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की भौगोलिक सीमा तय करने की प्रक्रिया होती है, ठीक है। क्या होती है, जो हमारी लोकसभा और विधानसभा के लिए प्रत्येक राज्य की जो सीटों की संख्या है उसमें प्रादेशिक जो निर्वाचन क्षेत्र है उसकी हमारी भौगोलिक सीमा होगी वह तय करेगा कितना है, ये हमारे परिसीमन आयोग बताता है, ठीक है। परिसीमन आयोग की जो कार्य की जिम्मेदारी है उच्च अधिकार प्राप्त संस्था को सौंपी जाती है। इस संस्था को परिसीमन आयोग यहाँ पर कहा जाता है। एक तो मोटे मोटे से आपको बात पता होनी चाहिए कि परिसीमन आयोग होता क्या है, ठीक है। उसके बाद संविधान के अनुच्छेद 82 मतलब अनुच्छेद 82 के अनुसार परिसीमन के कार्य ऐसे प्राधिकारियों द्वारा ऐसी रीति द्वारा किया जाता है जो संसद के कानून के माध्यम से निर्धारित करे, ठीक है। दूसरा, भारत में परिसीमन आयोग का गठन 4 बार यहाँ पर किया जा चुका है, ये इंपॉर्टेंट है। भारत में परिसीमन आयोग का गठन इनमें से 4 बार किया जा चुका है। आपको डेट देगा किस डेट में आपको नहीं किया गया था, 1952, ठीक है, 1963, 1973 और 2003 दे देगा। एक बोलेगा इनमें से परिसीमन आयोग का गठन कब नहीं किया गया था, तो 3 में नहीं किया गया था, 2 में किया गया था, ठीक है, बाकी सब में किया गया था। ऐसा भी पूछ सकता है। और कितनी बार किया गया था, 4 बार किया गया था, ठीक है। ये एक क्या है आपसे पूछेगा, 2-3 स्टेटमेंट दे देगा। पहला तो ये दे दिया स्टेटमेंट, दूसरा दे देगा कि जो हमारा परिसीमन आयोग है ये एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है। क्या है, संवैधानिक निकाय, और ये हमारा अनुच्छेद इसके तहत अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, तो गलत हो जाएगा। ये हमारा क्या सांविधिक निकाय है, ठीक है, याद रखना है। अगला, परिसीमन आयोग के निर्णय अंतिम माने जाते हैं और उन्हें किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा पॉइंट आपको यहाँ से दे देगा स्टेटमेंट कि जो हमारे परिसीमन आयोग है इसको अंतिम निर्णय होता है और इसको जो हमारा न्यायालय है उसमें चुनौती दे सकते हैं, तो क्या गलत होगा, क्योंकि इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं, ठीक है। एक एक पॉइंट आपको माइंड में रखते जाना है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। और इसके आदेशों की जो हमारी प्रतियां हैं, है ना, वो संबंधित लोकसभा और राज्यसभा के समक्ष रखी जाती हैं। प्रतियां मतलब जो कॉपीज होती हैं क्या होंगी, उनकी राज्यसभा के समक्ष और जो राज्य विधानसभा उनके समक्ष रखी जाएंगी और उनमें से किसी भी प्रकार के संशोधन की अनुमति नहीं होगी, याद रखना है। चौथा स्टेटमेंट आपका क्या पूछ सकता है परिसीमन से कि ये वहाँ पर प्रतियां होंगी जो संबंधित लोकसभा और राज्यसभा के समक्ष रखी जाएंगी, उनमें से जो सुन पे हमारी प्रतियां होंगी उनमें संशोधन राष्ट्रपति द्वारा कर सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट द्वारा कर सकते हैं, ठीक है। तो गलत है, ये इसका संशोधन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा से याद रखना है पॉइंट आपको ये। और परिसीमन आयोग की संरचना क्या हो सकती है, देखो इसकी संरचना होती है हमारी अध्यक्ष के रूप में सुप्रीम कोर्ट या सेवारत जो हमारे सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं वो रिटायर्ड न्यायाधीश होते हैं, ठीक है। मुख्य निर्वाचन आयोग हमारा चीफ इलेक्शन कमीशन, ठीक है, या CEC द्वारा मनोनीत कोई भी चुनाव आयुक्त, ठीक है। अगला है संबंधित राज्य का राज्य निर्वाचन आयोग। ये हमारी क्या परिसीमन आयोग की संरचना एक तरह से होती है, ठीक है, स्ट्रक्चर हमारा है। अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल, VVPAT जो बोलते हैं ईवीएम, उसको इसमें देखते हैं। यहाँ से हमारा देखो VVPAT है, काफ़ी टाइम से न्यूज़ में चल रहा है, अभी क्वेश्चन मतलब इतना खास कोई पूछा भी नहीं गया इसको लेकर, ठीक है, 2019-20 से चल रहा है न्यूज़ में, राइट। देखो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM एक पोर्टेबल माइक्रो कंट्रोल आधारित उपकरण, इसे चुनाव की प्रक्रिया को आधुनिक बनाने के लिए यहाँ पर डिजाइन किया गया था, ठीक है। अगला, इसे भारतीय निर्वाचन आयोग ECI मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो BEL है इसके साथ मिलकर ये विकसित किया था।
पूछ सकता है आपके स्टेटमेंट में इजी क्वेश्चन बना के कि इसको किसके द्वारा यहाँ पर विकसित किया गया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा, ठीक है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL की रक्षा मंत्रालय के तहत कार्य करती है, ठीक है। आपसे स्टेटमेंट पहला देगा कि जो हमारा वोटिंग मशीन है कौन कौन सी मतलब जो यहाँ पर साथ मिलकर काम करते हैं, ठीक है, पहला तो ये देगा। दूसरा ये देगा जो हमारा BEL है ये गृह मंत्रालय के तहत काम करता है, तो क्या होगा, गलत होगा, ये रक्षा मंत्रालय के तहत काम करता है, देखो जैसा कि आप यहाँ पे दिख रहे हो, ठीक है। तीसरा यहाँ पे पॉइंट क्या दे सकता है, तीसरा पॉइंट दे सकता है स्टेटमेंट में कि जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, ठीक है, ये परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत काम करता है, तो ये करेक्ट है क्योंकि ये परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत काम कर सकता है। ये आपसे दे देगा जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है ये परमाणु ऊर्जा के तहत काम करता है, और ये वाला बोल देगा इधर रक्षा मंत्रालय में करता है। तो दोनों को आपको एक एक पॉइंट याद तो पता होना चाहिए क्या होगा, ठीक है। जो BEL होगा ये रक्षा मंत्रालय, और जो हमारा परमाणु ऊर्जा विभाग होगा ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इसके तहत होगा। अगला 2017 में गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान पहली बार EVM जो VVPAT का उपयोग यहाँ पर किया गया था। याद रखना है कब, 2017 में विधानसभा चुनाव में, और लोकसभा में पहली बार 2019 में यहाँ पर किया गया था, ठीक है। इस वजह से 2019 से यहाँ पर न्यूज़ में चल रहा है, बाकी क्वेश्चन अच्छे से पूछा नहीं गया, राइट। दोनों बातें, दोनों डेट आपको याद रखनी है। यहाँ से देखो EVM VVPAT के विकास क्रम के बारे में दिया है कि मतलब कैसे यहाँ पर इसका विकास हुआ, क्या क्या यहाँ पर कैसे कैसे आगे बढ़ता गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक बार रीड कर लोगे तो समझ आ जाएगा, और इम्पोर्टेंट इतना नहीं है, बस ये बताना आपको माइंड में रखना है कि कब कब यहाँ पे काम या अस्तित्व में आएगा, ठीक है। अगला है EVM में निम्नलिखित 3 यूनिट्स यहाँ पर शामिल होती हैं। एक तो बैलेटिंग यूनिट, ठीक है, एक कंट्रोल यूनिट, और आपका होता है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल, ठीक है। ये क्या, इसका उपयोग जो हमारा है वोट डालने के लिए किया जाता है। ये 16 बटन वाले जो कीबोर्ड उसकी तरह यहाँ पर काम करता है, कौन, बैलेटिंग यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या होता है, ये मास्टर यूनिट का आता है इसको, ये मतदान की पीठासीन अधिकारी के पास रहती है। तीसरा ये EVM का घटक है, और ये जो मशीन सत्यापित है ये करती है कि मतदाता वोट उम्मीदवार को हो गया है और उसे वोट दिया है, ठीक है। मतलब एक मशीन से डालोगे तो एक पर्ची निकल के गिरती है, तो आपका वेरीफाइड हो जाएगा कि आपने ये पेपर वोट दिया है, और यहाँ पर वो जो कागज़ रहेगा पेपर वो नीचे गिर जाएगा, ठीक है, जो उनका बॉक्स होता है उसमें। तो आपका ये चीज़ तीनों आपके इसकी यूनिट्स होती हैं। अगला है इसे मतदान प्रणाली में पूर्ण पारदर्शिता लाने और EVM को जो उपयोग करने वाली हमारी मतदान प्रणाली है उसकी सटीकता सुनिश्चित करने के लिए मतदाताओं को विश्वास बहाल करने के लिए यहाँ पर लाया गया था, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे देखते हैं। EVM VVPAT के लाभ, क्या लाभ हो सकते हैं। ये बैटरी पर चलता है और बाहर से पावर सप्लाई की आवश्यकता कोई नहीं होती है इसमें, ठीक है। अवैध मत की संभावना नहीं होती, कोई बाहरी मत यहाँ पर नहीं डाल सकता है, ठीक है। ये प्रति मिनट 4 से अधिक वोटों की अनुमति नहीं देता है, ठीक है। 1 मिनट में 4 से अधिक वोटों की अनुमति नहीं देगा, तो उससे क्या होगा, ये लाभ है, क्योंकि अगर एक साथ कोई वोटिंग करेगा, दबाएगा ये मशीन, तो यहाँ पर क्या है, ज़्यादा वोट नहीं जाएंगे वो, ठीक है। जिससे बूथ कैप्चरिंग पर रोक लग सकती है, ठीक है। कंट्रोल यूनिट पर यहाँ पर क्लोज बटन दबाने के बाद मतदान की कोई संभावना नहीं रहती है। EVM की गलत तरीके से यहाँ पर पूर्व जो हमारी प्रोग्रामिंग है वो करने की कोई संभावना यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे इंपॉर्टेंट, इसके कुछ लाभ थे। अगला हमारा टॉपिक है आदर्श आचार संहिता, ठीक है। जो आचार संहिता भी लगती है वो क्या है, इसको देखते हैं। आदर्श आचार संहिता के बारे में, इसकी उत्पत्ति की शुरुआत लगभग 1960 में केरल के जो हमारे राज्य विधानसभा चुनाव था उसमें यहाँ पर की गई थी। आचार जो हमारी संहिता है इसको बोलते हैं, ठीक है ना, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ये प्रकृति इसकी क्या होती है, इसकी प्रकृति ये राजनीतिक दलों के साथ आम सहमति से भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जो इस निर्धारित दिशा निर्देश हैं उसमें एक सेट है। इसे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर दलों को उम्मीदवार और आचरण को नियंत्रित करने के लिए यहाँ पर जारी किया जाता है, ठीक है। भारतीय निर्वाचन आयोग जो हमारा अनुच्छेद है 324, कौन सा आर्टिकल है, 324 में अपना जो इसका अधिकार होता है और प्राप्त करता है। इस अनुच्छेद के तहत निर्वाचन आयोग को संसद, राज्य विधानमंडल और राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति चुनाव करने का यहाँ पर जिम्मेदारी होती है, ठीक है। ये संचालन होता है और पूरे नियंत्रण के साथ पूरी जिम्मेदारी यहाँ पर शक्ति प्रदान की गई, किसकी, संसद, राज्य विधानमंडल। संसद में कौन कौन आता है, राज्य विधान आपका हो जाएगा लोकसभा, राज्यसभा और आपका राष्ट्रपति, वो हो गया, ठीक है। और विधानमंडल और संसद के उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ठीक है, इतने की यहाँ पर चुनाव की यहाँ पर जिम्मेदारी लेगा। और जो स्थानीय निकाय चुनाव होंगे उसके लिए हमारा राज्य निर्वाचन होगा वो यहाँ पर करेगा, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। अगला है, हालांकि संविधान में MCC के बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया। MCC मतलब जो आपका मॉडल ऑफ कंडक्ट है, जो आदर्श आचार संहिता है, इसको संविधान में उल्लेख स्पष्ट रूप से नहीं किया गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो हमारा आदर्श आचार संहिता है इसके संविधान के हमारा जो आर्टिकल है उस कुछ आर्टिकल में दिया गया है, इसका उल्लेख किया गया है ना। यह बोल देगा आपका किसी संविधान संशोधन में इसका उल्लेख किया गया है, तो यहाँ पर कोई उसका उल्लेख मतलब स्पष्ट रूप से नहीं किया गया है, राइट। अगला पॉइंट है हमारा MCC
किन पर लागू होगी? ये सभी राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवार और पोलिंग एजेंट्स, सत्तारूढ़ सरकार और सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू होती है। एमसीसी मतलब आचार संहिता जो होती है वो, ठीक है। हमारे आदर्श आचार संहिता के लागू होने के बाद प्रतिबंधित गतिविधि क्या क्या ये लागू हो जाएगा, तो क्या क्या हमारा प्रतिबंधित हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। एक तो ऐसी कोई नई योजना घोषित नहीं की जाएगी जो मतदान के व्यवहार को प्रभावित करती हो। देखो यहाँ पर अगर आचार संहिता लगती है तो क्या है, आपको सबको पता होगा कि जहाँ पर नई चीज़ें जो हमारी हैं वो नहीं कर सकते, आप कोई परियोजना नहीं लागू कर सकते। जैसे कि आप लुभा रहे हो, जो वोट देने वाले हैं उनको लुभा रहे हो कि हम ऐसे ऐसे कर रहे हो तो उनको वोट दो, जिस वजह से आप ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हो। जैसे अभी हाल ही में दिल्ली में इलेक्शन होना है, ठीक है, उसको लेके आप यहाँ पर आचार संहिता लगी हुई है, तो आप नई चीज़ें यहाँ पर नहीं कर सकते हो, ठीक है। जैसे सरकारी कोष से धन का उपयोग करके विज्ञापन जारी नहीं कर सकते हो, ठीक है। सरकार या सरकारी सार्वजनिक उपक्रम में किसी भी तदर्थ की यहाँ पर नियुक्ति पर रोक होगी, है ना। मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय से पहले 48 घंटे की अवधि के दौरान सार्वजनिक बैठकें आयोजित करने पर रोक है, कोई सार्वजनिक बैठक नहीं करोगे आप, ठीक है, 48 घंटे की अवधि के दौरान पे, ठीक है, मतदान समाप्ति के बाद भी। और चुनाव प्रचार के लिए परिवहन मशीनरी जैसे सरकारी संसाधन का इस्तेमाल प्रतिबंधित होगा, ठीक है। और मंत्री या उम्मीदवार के विवेकाधीन निधि से कोई अनुदान या भुगतान नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो कुछ यहाँ पर एमसीसी के प्रतिबंधित गतिविधियाँ हैं, ये तो सबको पता ही होंगी, ठीक है। अगला है एमसीसी लागू रहने की अवधि, कितनी अवधि तक हमारा जो है ये मॉडल ऑफ कंडक्ट जो आपका रहता है आचार संहिता, ये कब तक लागू रहती है? ये चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होने से लेकर परिणाम घोषित होने की तिथि तक लागू रहती है। उल्लेखनीय कि इस अवधि को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरबंस सिंह और जलाल बनाम सिंह भारत संघवाद जो थे अनुवाद, उनमें 1997 में सही यहाँ पर ठहराया था, ठीक है। उल्लंघन के क्या परिणाम हो सकते हैं, अगर उल्लंघन करेंगे तो क्या परिणाम हो सकते हैं इसके? इस संहिता का कोई कानूनी आधार नहीं है, साथ ही इसका उल्लंघन करने पर दंडात्मक उपायों की भी कमी, और इससे जो एमसीसी है हमारा, इसको प्रभावी तरीके से लागू समस्या आ सकती है, ठीक है। तो हमारे ये कुछ परिणाम इसके हो सकते हैं। बस एक बार रीड करना है आपको कि क्या है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि क्या ये बातें कर रहे हैं, ठीक है। अगला, हालांकि कुछ प्रावधान भारतीय नागरिक संहिता और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम जो हमारा जो आरपी है उसकी 1951 के कानून में दिए गए कुछ प्रावधान है उसको माध्यम से भी यहाँ पर ये लागू कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, किसी उम्मीदवार के चरित्र व्यवहार के बारे में झूठ बयान प्रकाशित करने के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 के 4 के तहत यहाँ पर कार्रवाई की जा सकती है, ठीक है। ये कुछ इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं अपना टॉपिक नया 1.6 लोकसभा चुनाव, ठीक है, इसको देखते हैं। लोकसभा चुनाव हाल ही में क्या है, न्यूज़ में था क्योंकि इसका चुनाव संपन्न हुआ था 2024 के। लोकसभा चुनाव के बारे में, चुनाव प्रणाली लोकसभा के सदस्यों के चुनाव जो हमारे प्रादेशिक प्रतिनिधित्व हैं उसकी प्रणाली के अंतर्गत होता है। इसके तहत लोकसभा के प्रत्येक सदस्य और एक भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करेगा, ठीक है, और जिसे निर्वाचन क्षेत्र यहाँ पर कहते हैं, राइट। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में केवल एक प्रतिनिधि यहाँ पर चुना जाएगा, याद रखना है, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में केवल एक प्रतिनिधि चुना जाता है। ऐसी जो हमारे निर्वाचन क्षेत्र को एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के रूप में जाना जाएगा, राइट। अगला, इस प्रणाली में जिस उम्मीदवार को बहुमत प्राप्त होता है उसे निर्वाचित यहाँ पर घोषित कर दिया था, ये सबको पता है ऐसे, ठीक है। लोकसभा की अवधि जो होती है हमारी आम चुनाव, ठीक है, आम चुनाव के बाद निर्वाचित सदस्यों की पहली बैठक की तारीख से सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। इसके बाद लोकसभा स्वयं ही क्या भंग हो जाएगी। अगला है, हालांकि राष्ट्रपति को 5 वर्ष पूर्व होने से पहले ही किसी भी समय लोकसभा को भंग करने का अधिकार प्राप्त है और इस अधिकार को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, ठीक है, याद रखना है। अगला है, लोकसभा के कार्यकाल को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद में कानून द्वारा एक बार 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है और आपातकाल खत्म होने के बाद इसे 6 महीने से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते आप, ठीक है। ये भी पॉइंट पे अभी क्वेश्चन कई बार स्टेटमेंट में पूछा गया है कि जो हमारा लोकसभा है उससे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद के कानून को 1 से अधिक बार यहाँ पर बढ़ाया जा सकता है, तो क्या गलत होगा, 1 बार और 1 साल के लिए अधिक से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता है, ठीक है, याद रखना है। संवैधानिक प्रावधान क्या है, हमारा जो भाग 15 है इसमें शामिल अनुच्छेद 324 और 329 लोक चुनाव प्रावधान यहाँ से संबंधित है। जो हमारा आर्टिकल आपका 324 से 329 है। दूसरी बात, हमारा भाग कौन सा, भाग 15 और आर्टिकल 324 से 29 हमारा चुनाव से संबंधित है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है हमारा टॉपिक 1.7 अन्य सुर्खियाँ, ठीक है। इसमें क्या है 1.7.1 अनुच्छेद 329B आर्टिकल 329B क्या है, हाल ही में निर्वाचन आयोग ने एक मामले में सुप्रीम कोर्ट के जो संविधान उसमें यहाँ पर 329 का उपयोग किया और आयोग ने मतदान प्रक्रिया में नए हस्तक्षेप रोकने के लिए अनुच्छेद का सहारा लिया, ठीक है। तो न्यूज़ में था ये। तो 329B है क्या, आर्टिकल 329B अनुसार संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल के किसी सदन के लिए होने वाले चुनाव को केवल निर्वाचन याचिका
के माध्यम से ही चुनाव यहाँ पर चुनौती दी जा सकती है। ये याचिका उसी प्राधिकरण के समझ प्रतिक्रिया के अनुसार प्रस्तुत की जानी चाहिए जिसका प्रावधान समुचित विधायी का बनाए रखने का लिए उसके ऊपर निर्धारित किया गया हो। कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है 329, बस थोड़ा सा याद रखना है क्या है ये, ठीक है, इसके बारे में 329 क्या था, ठीक है, इतना पूरा आपको नहीं पढ़ना है। आगे देखते हैं, ये भी कुछ इतना खास नहीं है, हटाते हैं इसको। सिर्फ इसमें 329 के बारे में आपको देखना है 329 भी क्या है और यहाँ पर कब यहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल से यहाँ पर लिखा हुआ है एक लाइन में। आगे देखते हैं इसको। ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है, ये आपको कुछ नहीं पढ़ना है जितना लिखा हुआ है, हमको पीटी के थ्रू देखना है कि क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के थ्रू, ठीक है। देखो इसमें सिर्फ हमारा जो 29 था 329B, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा आर्टिकल क्या है और सिर्फ आपको पूरा टॉपिक यहाँ से खत्म हो जाएगा इतना, और कुछ यहाँ पर नहीं पढ़ना है, कुछ यहाँ पर नहीं पूछेगा आपसे। अगला देखते हैं 1.7.2 चुनाव में नामांकन। हाल ही में एक उम्मीदवार लोकसभा के लिए निर्वाचन निर्विरोध नियुक्त किया गया क्योंकि विरोधी जो हमारे उम्मीदवार उसका नामांकन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर होता है उसने खारिज कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है चुनाव नामांकन के बारे में, चुनाव नामांकन कैसे करते हैं, कौन से आर्टिकल में होगा या कौन सी धारा में शामिल किया जाएगा, तो ये भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको नहीं पढ़ना है। यहाँ से देखते हैं कुछ इसको पॉइंट। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम RPA 1951 की धारा 33 में इसमें नामांकन पत्रों की प्रस्तुति होती है, उसमें वैध जानकारी देने से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट एक निर्णय के अनुसार चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार को उन मामलों में निश्चितता का अधिकार और जिनका मतदाताओं से कोई ऐसा सरोकार नहीं है, यह मामला नहीं है, ठीक है, उसमें उम्मीदवारों की सार्वजनिक जीवन की कोई भूमिका से लेना देना नहीं होता है, ठीक है। RPA की धारा हमारे 1951 की जो 36 इसमें नामांकन की जाँच का प्रावधान किया गया है, ठीक है। कहाँ पर किया गया? RPA की द्वारा जो हमारा धारा 36 है उसमें नामांकन की जांच का प्रावधान किया गया है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है स्टेटमेंट में डाल के, ठीक है। तो बस इतनी बात आपके लिए इंपॉर्टेंट थी पूरे टॉपिक पे, ठीक है। अगला देखते हैं, यहाँ पे विजनाइज क्लासेस है, इसको यहाँ पर दिया हुआ है। अभी जो नई यहाँ पर ओपन हुई है ये GTV नगर जो मेट्रो स्टेशन है, ठीक है, यहाँ पर ये क्लासेस इसका ओपन हुआ है, ये पूरा GTV नगर का ही नया दिया हुआ है क्लासरूम का। अगला है हमारा 1.7.3 पुनर्मतदान, इसको देखते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग ECI मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न मतदान केंद्रों पर लोकसभा आम चुनाव के लिए पुनर्मतदान यहाँ पर कराया गया था, ठीक है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत पुनर्मतदान से संबंधित प्रावधान। आप जो देखो जो हमारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है इसके तहत क्या है, पुनर्मतदान से संबंधित यहाँ पर कुछ प्रावधान किए गए। कौन कौन से? स्टेटमेंट में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारा जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है इसके तहत क्या क्या संबंधित पुनर्मतदान के लिए प्रावधान होंगे, इनमें से कौन से होंगे, या पूछ सकता है कौन से नहीं होंगे। तो मैं बताता हूँ आपको। पहला, वे परिस्थितियां जिनके तहत पुनर्मतदान की आवश्यकता होती है। पहला, प्राकृतिक आपदा। अगर प्राकृतिक आपदा होगी तो क्या होगी, यहाँ पर आपका पुनर्मतदान होने का यहाँ पर चांसेस हो सकते हैं। वोटिंग मशीनों में क्षतिग्रस्त या नष्ट हो जाने के कारण भी आपका यहाँ पर पुनर्मतदान के चांस हो सकते हैं, ठीक है। बूथ कैप्चरिंग के कारण भी हो सकते हैं, चुनाव रद्द कर सकते हैं, राइट। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है जो राष्ट्रीय दल, उसके लिए यहाँ पर उम्मीदवार की मृत्यु या कुछ हो सकता है, तो यहाँ पर भी इसके लिए चुनाव का मतदान पुनर्मतदान कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 जो हमारे कंडीशन है इसके लिए आप लोक प्रतिनिधित्व की धारा 1951 है उसमें यहाँ पर दोबारा चुनाव कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला हमारा टॉपिक है 1.7.4 साइलेंस पीरियड, ठीक है। लोक चुनाव से पहले राज्यों की किसी चरण में मतदान दिवस के 48 घंटे पहले साइलेंस पीरियड यहाँ पर क्या लागू किया जाता है, ठीक है। साइलेंस पीरियड क्या है? वास्तव में मतदान से कुछ समय पहले चुनाव प्रचार प्रतिबंध होगा, ये साइलेंस पीरियड इसको बोलते हैं, ठीक है। साइलेंस पीरियड हमारा मतदान के 48 घंटे पहले शुरू होता है और मतदान समाप्त होने के बाद खत्म होता है। वैसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के साइलेंस पीरियड का पद का उल्लेख नहीं किया गया। देखो कई बार आप देखो कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम यहाँ पर बात आ रही है, तो आपको पता होना चाहिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम क्या होता है, कहाँ का यूज करते हैं, है ना, कहाँ पे किस चीज़ को यहाँ पर किया जाएगा। जैसे कि मैंने बताया था पहले ऊपर वाले में कि यहाँ पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में क्या क्या यहाँ पर जो दोबारा चुनाव करा जाएंगे, क्या क्या यहाँ पर उसके तहत कुछ टाइम पीरियड दिए थे, है ना, कब क्या क्या यहाँ पर कब यहाँ पर कंडीशन में दोबारा चुनाव कर सकते हैं। और यहाँ पे भी एक क्वेश्चन दे दिया स्टेटमेंट कि साइलेंस पीरियड में भी यहाँ पर उल्लेख यहाँ पर नहीं किया गया। आपसे पूछ सकता है, देखो आपसे क्वेश्चन देगा पूरा ऐसा कि साइलेंस पीरियड जो है हमारा इसका उल्लेख लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में किया गया है। तो आपके मन में क्या आएगा कि हमने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम पढ़ा हुआ है, शायद यहाँ से क्वेश्चन है, ज़्यादातर माइंड में यही आता है कि ये मुझे पढ़ा हुआ लग रहा है तो इसका यही होगा। तो ये चीज़ गलत है, हर चीज़ जो माइंड में आती है वो सही नहीं होती है। करीब 80% चीज़ें गलत है जो आपके माइंड में आती है पेपर टाइम पे कि यार ये सही है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे बता रहा हूँ कि जो साइलेंस पीरियड इसका उल्लेख यहाँ पर नहीं किया गया। कुछ कुछ चीज़ें जो अपवाद हैं, जो नहीं है, वो जरूर याद रखनी है वाली तो पता है, जो नहीं है वो भी आपको याद रखना है।
साइलेंस पीरियड के दौरान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत कुछ प्रतिबंध यहाँ पर निम्नलिखित हैं। कौन कौन से? जैसे कि धारा 126, ठीक है, और धारा 126A और 126B, ये सब क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चुनाव से संबंधित यहाँ पर कोई पोल प्रदर्शित करने पर रोक लगाती है ना। दूसरा, चुनाव प्रचार पर यहाँ पर रोक लगाएगी प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर उपयोग करके, ठीक है। ये सब चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी कि कितने यहाँ पर जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा के तहत कुछ प्रतिबंधित हैं, ठीक है। आपको कैसे लिखना है मैं बता देता हूँ। जो हमारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम हेडिंग डालेंगे 1951, उसमें कुछ प्रतिबंधित क्या क्या प्रतिबंधित है, 3 चीज़ें आपको ऐसा करके लिखेंगे, ठीक है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, इसी में ही आप हेडिंग डालेंगे ऊपर कि इनमें से कौन कौन से किन किन चीज़ों पर दोबारा मतदान कर सकते हैं। जो मैंने आपको 4 चीज़ें बताई वो नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे सेम चीज़ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम ये भी पूछ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे जो हमारा होता है इसमें साइलेंस पीरियड का कोई उपयोग नहीं होता है। तो 4, 5, 6 चीज़ें आप यहाँ पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के बारे में नोट कर सकते हो अच्छे से, राइट। अगला देखते हैं। अगला है हमारा 1.7.5, ठीक है। इसमें है एक उम्मीदवार अनेक निर्वाचन क्षेत्र। संविधान ने संसद के चुनाव आयोजित करने के तरीके से विनियमित करने का अधिकार दिया, इसलिए किसी उम्मीदवार द्वारा, ठीक है, अलग निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने को और प्रावधान संबंधित जो प्रतिनिधित्व अधिनियम उसमें यहाँ पर किए गए हैं, ठीक है। जो हमारा क्या देखो फिर से आ गया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, ये क्या बताता है कि आप संविधान जो होता है, संविधान की जो संसद है चुनाव आयोजित करने के तरीके से अधिकार इनको दिया गया है और ये अलग अलग तरीके से निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ सकते हैं। कहाँ बताया गया है? ये प्रावधान किया गया है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में। ये भी आप वहाँ पे जोड़ सकते हो जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। और क्या है, अधिनियम के तहत 1996 तक किसी उम्मीदवार को निश्चित के लिए निर्वाचित क्षेत्रों की संख्या पर कोई सीमा नहीं होती थी 1996 तक, ठीक है। लेकिन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत एक उम्मीदवार अनेक निर्वाचन क्षेत्र में संबंधित प्रावधान जारी किया गया था, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, पॉइंट ऐड कर लेना वहाँ पर भी, ये भी, ठीक है। अगला है उपधारा 1996 संशोधन के माध्यम से अधिनियम में जोड़ा गया था। इससे उम्मीदवारों को क्या है, चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पर निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या पर कोई प्रतिबंधित नहीं किया गया था उसमें, ठीक है। कोई प्रतिबंध नहीं किया गया था। कब? 1996 के संशोधन के माध्यम से अधिनियम जब जोड़ा गया था उस टाइम पे, ठीक है। अगला है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 70 में इस प्रावधान में क्या कहता है कि इसमें उम्मीदवार एक से अधिक सीटों में निर्वाचन हो जाता है तो उसे एक सीट छोड़कर दूसरी सीट यहाँ पर त्याग पर देना होगा, ठीक है। ये किसमें कहा गया था? ये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में कहा गया था। अब तो देखो ज़्यादा से ज़्यादा बातें आपको दिख रहा है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में सब बातें कही जा रही हैं। वो जो ऊपर मैंने बताई थी बात, वो बात यहाँ पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में आप नहीं की जा रही थी, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर नहीं होगा, जो होगा वो तो याद रखना है, नहीं वाले भी आपको अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। अगला है 1.7.6 में, इसमें होम वोटिंग ये क्या होती है? भारत निर्वाचन आयोग 2024 में आम चुनाव की पहली बार होम वोटिंग की सुविधा प्रदान करने की घोषणा की है। आयोग का मानना था कि उसके आदर्श वाक्य कोई मतदान पीछे ना छूटे, है ना। तो देखते हैं हम होम वोटिंग सुविधा क्या है। इस वोटिंग सुविधा में मतदान कर्मचारी और सुरक्षा कर्मियों की देखरेख में मतदाता के घर में मतदान कराया जाएगा। इस दौरान मतदाता की गोपनीयता का पूरा ध्यान रखा जाएगा। लाभार्थी क्या होगा? देखो इसमें 40% बेंचमार्क है, संदर्भ दिव्यांगता के तहत आने वाले व्यक्ति को यहाँ पर कर सकते हैं। कौन? 40% यहाँ पर जो PWD में आएंगे उसमें, ठीक है। अगला 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, इन लोग यहाँ पर क्या है, इसका फायदा उठा सकते हैं, राइट। मतदान को समावेशी बनाने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा उठाए गए यहाँ पर कुछ कदम थे, ठीक है। यहाँ पर कुछ कदम थे तो देखते हैं क्या है। इसमें आयोग ने जम्मू और उधमपुर में रहने वाले कश्मीरी जो विस्थापित हैं उनके लिए फॉर्म M की बोझिल प्रक्रिया को समाप्त कर दिया, जिसमें उन्हें मतदान करने में आसानी होगी, राइट। ये इतना इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। यहाँ से देखते हैं डाक मतपत्र, ये डाक द्वारा भेजने की अनुमति देता है। निम्नलिखित में से डाक मत भेजने की पात्र कौन कौन हो सकते हैं, ठीक है। एक तो विशेष मतदाता में कौन कौन है, एक तो सेवा मतदाता, ठीक है। दूसरा विशेष मतदाता, इलेक्शन ड्यूटी पर तैनात मतदाता जो होते हैं वो, और मतदाता जो हमारे प्रिवेंटिव डिटेंशन के अधीन होते हैं वो, ठीक है। प्रॉक्सी वोटिंग क्या है? प्रॉक्सी वोटिंग, इसके तहत पंजीकृत निर्वाचक अपने मतदान का अधिकार स्वयं नामांकित प्रतिनिधि को सौंप सकता है। ये सुविधा केवल सेवा मतदाताओं के लिए उपलब्ध होगी, ठीक है। याद रखना है प्रॉक्सी वोटिंग किसके लिए होती है। अगला है यहाँ पे देखो सर्विस वोटर्स यानी सेवा मतदाता क्या होंगे? सशस्त्र बलों के सदस्य, वह व्यक्ति जो भारत सरकार के अधीन भारत से बाहर रहकर कोई कार्य कर रहा है, ठीक है। किसी राज्य के पुलिस से ऐसा सदस्य जो उस राज्य से बाहर सेवा प्रदान कर रहा है, या उस बल का सदस्य जिस पर सेना प्रतिनिधित्व 1950 लागू हो, ठीक है। ये क्या हमारे सर्विस वोटर्स पर यहाँ पर शामिल हो सकते हैं, ठीक है। सर्विस वोटर में आपके कौन कौन शामिल होते हैं? आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, स्टेटमेंट देकर पूछ सकते हैं, कौन सा सही होगा, है ना। तो आपको बात पता होनी चाहिए, सर्विस वोटर में हमारे ये चार्ज जो हैं वो सम्मिलित होंगे। फॉर्म 17C
या 17C, ये क्या है इसको देखते हैं। फॉर्म 17C के बारे में, फॉर्म 17C निर्वाचन आयोग जो हमारा निर्वाचन संचालन नियम है 1961, इसके तहत जो निर्देश हैं इसके साथ संबंध होता है। इसका प्रथम भाग निम्नलिखित में से जानकारी क्या जानकारी प्रदान करता है। एक तो ये प्रदान करेगा कि यह मतदान केंद्र निर्धारित पात्र मतदाताओं के लिए जानकारी होगी इसमें, ठीक है। मतदाताओं का रजिस्टर द्वारा यहाँ पर निर्वाचकों की संख्या के बारे में जानकारी होगी, और ऐसा मतदाता जिन्होंने अपनी अधिकार होंगे उसका उपयोग न करने का उन्होंने यहाँ पर निर्णय लिया है, राइट। और ऐसा मतदाता जिन्हें मत देने की अनुमति नहीं दी गई है, ठीक है। ये सब हमारे फॉर्म 17C में आएंगे। एक बार याद रख लेना है कि क्या होता है फॉर्म 17C, माइंड में रखना है, क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं टॉपिक, ब्रेन लाइनेज, ठीक है। ये क्या है, ब्रेन लाइनेज। पुडुचेरी का निर्वाचन विभाग इस केंद्र शासित प्रदेश जो हमारे हैं इसमें सभी 967 मतदान केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम में अंग्रेजी और तमिल में ब्रेल साइनेज का प्रयोग करेगा या प्रदान करेगा, ठीक है। क्या है इसको देखते हैं। ये कदम दृष्टिबाधित या दृष्टिहीन जो मतदाता है उसको यहाँ पर ये एक गोपनीय रूप से मतदान करने के उपयोग में मदद करेगा, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है जो हमारा ब्रेल साइनेज है ये इसके तहत 80 साल से ऊपर या 85 साल से ऊपर जो लोग हैं ये मतदान करने के लिए इनको यहाँ पर दिया जाएगा, और उसके साथ दृष्टिबाधित और जो दृष्टिहीन मतदाता उनको यहाँ पर दिया जाएगा इसका अधिकार, ठीक है। तो गलत है, क्यों? क्योंकि 85 और 81 यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, सिर्फ दृष्टिबाधित या दृष्टिहीन, पॉइंट याद रखना है। अगला, हालांकि ये ऐसे मतदाता चाहे वो अपने साथ सहायता के लिए एक व्यक्ति ला सकते हैं, इसके लिए निर्वाचन संचालन का नियम यहाँ पर इसका प्रावधान कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है वो साथ में एक अपने व्यक्ति को भी ला सकते हैं जिससे उनको असुविधा ना हो, ठीक है, सुविधा उनको मिल सके, राइट। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। देखो 1 जितना टॉपिक था हमारा चुनाव वाला वो खत्म हो गया, ठीक है। 2 नंबर टॉपिक भी हम थोड़ा सा यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं, सेकंड टॉपिक को भी। सेकंड टॉपिक है हमारा संसद, राज्य विधानमंडल, स्थानीय सरकार की कार्य प्रणाली। इसके कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे, बाकी बाद में कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से देखो सेकंड है आंतरिक आपातकाल। इस भी क्या है, क्यों न्यूज़ में था, इसको देखते हैं। 2024 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 50 वर्ष पूरे हो गए। यहाँ तक कि 25 जून 1975 को यहाँ पर आंतरिक आपातकाल की घोषणा की गई थी, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। आपातकाल क्या है, आपातकाल के दौरान ज़्यादातर मौलिक अधिकारों को निलंबित यहाँ पर कर दिया जाता है, ठीक है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबन करने का प्रावधान जर्मनी के वाइमर संविधान से यहाँ पर लिया गया है, पॉइंट याद रखना है, मैच करने को क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। भारतीय संविधान में आपातकाल से संबंधित प्रावधान कि संविधान को भाग जो हमारा 10, 5, 15 और 3, 18 भाग 18 में यहाँ पर जो है 3 अनुच्छेद 352 से 60 में उल्लिखित किया गया है, ठीक है। भाग भी इंपॉर्टेंट है और आपका आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है। इन प्रावधानों में शामिल करने के लिए पीछे औचित्य देश संप्रभुता, एकता, अखंडता, सुरक्षा, लोकतांत्रिक राजनीति और व्यवस्था की यहाँ पर क्या है संविधान की रक्षा करना, ये हमारे क्या है इसके कुछ प्रावधान है, ठीक है। आपातकाल के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 में क्या है, युद्ध या बाह्य आक्रमण, ठीक है, या सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक आपातकाल लग सकता है यहाँ पे। अगला है राष्ट्रपति शासन, ये भी आपातकाल के प्रकार में होगा, आर्टिकल 356 में आएगा, जो राज्य के संवैधानिक तंत्र को विफल हो जाने पर लगेगा, ठीक है। वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360, वित्तीय स्थिरता में समाज यहाँ पर खतरा होता होगा तो यहाँ पर लगा सकते हैं इसको, ठीक है। आपातकाल की घोषणा की प्रक्रिया यहाँ पर, ठीक है, आपातकाल की जो घोषणा है इसकी प्रक्रिया यहाँ पर दिया है, इसमें देखो अनुमोदन दे रखा है, राइट। अनुमोदन, आपातकाल की घोषणा को 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है। सेकंड पॉइंट, अवधि क्या होती है, इसकी अवधि 6 महीने तक लागू होगी, तो इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित एक संकल्प के माध्यम से 6 महीने तक के लिए यहाँ पर बढ़ाया जा सकता है, राइट। और इस माध्यम से आपातकाल को अनिश्चित समय तक बढ़ाया जा सकता है। इस प्रावधान में 44वें जो संविधान संशोधन उसमें यहाँ पर ये जोड़ा गया था बात, ठीक है। आपसे बताएगा कि जो ऐसा कौन सा आर्टिकल है, ये कौन सा संविधान संशोधन है जो जिसमें आपातकाल को 6 महीने से अधिक यहाँ पर बढ़ाया जा सकता था। कितना, 44वां संविधान संशोधन 1978। सिंपल सा आपका पॉलिटी का क्वेश्चन है, बट यहाँ पे करंट में स्टैटिक को जोड़ करके दे रखा है, राइट। विशेष बहुमत क्या है, कुल सदस्यों का 50% से अधिक तथा उपस्थित मतदाताओं मतदान करने वाले जो कम से कम 2/3 सदस्य हैं उसका बहुमत, ये हमारा विशेष बहुमत होगा। अगला देखते हैं आपातकाल के निरसन, ठीक है। ये राष्ट्रपति किसी भी समय अनुवर्ती घोषणा के माध्यम से आपातकाल संबंधी घोषणा को रद्द कर सकता है। इसके लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। आपातकाल की घोषणा जारी रखने के लिए अस्वीकृति से संबंधित प्रत्येक संकल्प को लोकसभा द्वारा पर साधारण बहुमत से अनुमोदन करना आवश्यक होता है। आंतरिक आपातकाल के बाद 44वें संविधान संशोधन 1978 में माध्यम से लाए गए संवैधानिक परिवर्तन, क्या क्या परिवर्तन थे, ठीक है। देखो, एक तो लिखित अनुमोदन था, क्या, इनमें मंत्रिमंडल द्वारा
राष्ट्रपति को दी गई लिखित सलाह के आधार पर यहाँ पर की जा सकती थी। दूसरा, मौलिक अधिकार जो आपका 359 है, इसका दायरा सीमित कर दिया गया था और इसका अर्थ है कि अपराधों के लिए दोष सिद्ध के लिए यहाँ पर संबंध संरक्षण यहाँ पर दिया जाए उनको, ठीक है। तीसरा, अधिकार क्या था उनका आर्टिकल 20 में, इसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार यहाँ पर दिया गया था और अनुच्छेद 21 के तहत यहाँ पर प्रावधान लागू रहेंगे, ये भी बताया गया था। लोकसभा के कार्यकाल क्या था, आर्टिकल 83 और 172 में संशोधन करके लोकसभा की जो कार्यकाल है उसको 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष यहाँ पर कर दिया गया था, ठीक है। जो कुछ परिवर्तन किए गए थे वो, और हमारा जो आर्टिकल यहाँ पर 275A है, इसको हटाना। यह अनुच्छेद केंद्र सरकार और किसी भी राज्य कानून की व्यवस्था को किसी भी गंभीर स्थिति से निपटने के लिए सशस्त्र बल या किसी अन्य के जो बल है उसको तैनात करने के लिए शक्ति प्रदान करना था इसको, ठीक है। न्यायिक समीक्षा, तो इस टाइप से देखो जितने भी थे यहाँ पर जो हमारा अनुच्छेद संविधान संशोधन है 44, उसके यहाँ पर कुछ प्रावधान थे जो परिवर्तन किए गए। कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कुछ चीज़ें यहाँ पर हैं, जैसे कि 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष इलेक्शन को किया गया था, है ना। तो 3 से 4 पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट होंगे, बस एक बार देख जाओगे तो आपको माइंड में बैठ जाएंगी बातें हैं, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ वो भी आप समझ सकते हो कि क्या क्या यहाँ पर एक परिवर्तन चेंजमेंट किया गया था इसको लेकर, ठीक है। अगला है 2.2 दल बदल विरोधी कानून, ठीक है। ये आपकी 10वीं सूची है उसमें वर्णित है ये, राइट। ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है कि दल बदल विरोधी कानून कौन सी अनुसूची में इसको वर्णन किया गया है, ठीक है। और भी कुछ करके क्वेश्चन पूछा है स्टेटमेंट में भी देखे, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दल बदल विरोधी कानून के बारे में, दल बदल विरोधी कानून उन विधि निर्माताओं आयोग ठहराने के लिए प्रावधान किया गया जो अपने राजनीतिक दल के टिकट पर निर्वाचित होने के बाद स्वेच्छा से अपने दल की स्थित जो सदस्यता है वो क्या छोड़ देता है। दूसरा, इसी 52वें संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से 10वीं सूची में यहाँ पर शामिल किया गया था। दल बदल उत्पन्न होने की अयोग्यता के संबंध में किसी भी प्रश्न का निर्णय सदन की पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाता है, ठीक है। अयोग्यता के आधार पर निम्नलिखित आधार पर सदस्यता यहाँ पर क्या है समाप्त हो जाएगी, ठीक है। यदि कोई सदस्य स्वेच्छा से अपने पद या दल की स्थिति छोड़ देता है तो क्या होगा, तो यहाँ पर ये इसकी सदस्यता क्या समाप्त हो जाएगी। और कैसे समाप्त हो जाएगी, यदि कोई निर्दलीय सदस्य चुनाव के बाद राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो वह अयोग्य हो जाएगा, ठीक है। किस टाइप से अयोग्य हो सकता है, तो 3 पॉइंट यहाँ पर दिए हुए हैं ये, ठीक है। अगला है दल बदल कानून के अपवाद, क्या अपवाद हो सकते हैं। दल बदल कानून किसी राजनीतिक दल को किसी अन्य दल या उसके साथ विलय की अनुमति देता है, बशर्ते उसकी कम से कम 2/3 विधायक यहाँ पर विलय के पक्ष में होने चाहिए, तब वो यहाँ पर क्या है ये अपवाद ठहरा सकते हैं इसको। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति के रूप में चुना जाता है तो वह अपने दल से इस्तीफा दे सकता है और पद छोड़ने के बाद वह फिर से उस दल में शामिल हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ अपवाद हैं इसके। अगला देखते हैं 10वीं सूची के संबंध में महत्वपूर्ण कुछ न्यायिक निर्णय हैं, इसको देखते हैं। यहाँ पर देखो, पहला था कि होलोहन बनाम जाचिल, ये 1992 सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि दल बदल विरोधी कानून के तहत अध्यक्ष और निर्णय न्यायिक जो समीक्षा उसके अधीन होंगे। और कीसम प्रेमचंद्र, यहाँ पर कुछ वाद हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको याद नहीं करना है आपको, ठीक है, क्योंकि इतना याद करने के लिए आपके पास मतलब इतना टाइम चाहिए और माइंड भी बहुत चाहिए कि इतना क्या क्या चीज़ याद करोगे, ठीक है। तो इसको छोड़ देना है आपको, ये महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय है, इसकी आपके पेपर में नहीं पूछेगा, राइट। आगे देखते हैं। जो देखो मैं यहाँ पर मैगजीन में बता रहा हूँ जो चीज़ें आपको पढ़नी है क्या इंपॉर्टेंट है, यानी कि पीटी मैगजीन आ गई तो पूरे आपको जो 70-80 पेज नहीं पूरा रीड करना है, नहीं। इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या टॉपिक यहाँ पे पेपर में पूछ सकता है, राइट, वो मैं आपको यहाँ पे समझाने के लिए बता रहा हूँ। अनुपातिक प्रतिनिधित्व, ये क्या होता है, जो हमारे अनुपातिक प्रतिनिधित्व होते हैं इसको देखते हैं। ये लास्ट टॉपिक है, उसके बाद 2.4 से जो रहेगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा दूंगा, ठीक है। 2.4 से लेके और आपका 3 और 4 जितना ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा वो, ठीक है। हाल ही में क्या देखो यहाँ पर भारत में कई विशेषज्ञों ने लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव जो है उसके लिए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली क्या है यहाँ पर विचार किया था, उसको लेके यहाँ पर मापदंड क्या होना चाहिए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट के लिए, यहाँ पर भौगोलिक इकाई क्या होनी चाहिए, प्रतिनिधित्व क्या होना चाहिए और मतदान प्रक्रिया क्या होना चाहिए, ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। एक अपना कैसे याद करोगे, इसको लिख करके A4 पेपर लो, इस टाइप में आपने मापदंड लिखा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम, यहाँ पे अनुपातिक प्रतिनिधित्व, यहाँ पर सीधे सीधे आपने पॉइंट लिख डालो, ठीक है। ये नहीं कि आपको जैसे मैं लेके आप प्रिंट निकलवाओगे क्या आपको याद नहीं होगा, ये आप एक बार लिखोगे ना इसको, इस चीज़ को मुश्किल से आपको 15 से 20 मिनट लगेगा लिखने में, आपको अच्छा सा ये पॉइंट तैयार हो जाएगा और आप वॉल पे इसको चिपका सकते हो। तो देखते देखते आपको चीज़ याद हो जाएगा, याद करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ये आपको याद रखना है, एक बार चिपका लेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन कभी कभी पूछता रहता है इनसे, है ना, तो आपको एक बार देखना, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करोगे तो आपको क्वेश्चन मिले होंगे यहाँ से, ठीक है। आपको इसको लिख लेना है।
अनुपाती के जो हमारे प्रतिनिधित्व होते हैं उसकी प्रणाली के क्या क्या प्रकार होते हैं। एक तो एकल संक्रमणीय प्रणाली होती है, और एक सूची प्रणाली होती है, पार्टी लिस्ट सिस्टम होता है, और एक मिश्रित सदस्य होते हैं। ठीक है, ये हमारे एक 3 प्रकार के प्रणाली होती हैं। देख लेते हैं इसको भी, 2.4 को भी। लोक लेखा समिति है ना, इसको क्या बोलते हैं, जो हमारे पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, संसदीय समितियाँ, इसको देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर है लोक लेखा समिति के बारे में पीएससी, और पराक्रम समिति हमारी ईसी, इसको देखते हैं। समिति के बारे में, इसका तात्पर्य ऐसी समिति से जो सदन के द्वारा निर्वाचित होती है या अध्यक्ष द्वारा नामित होती है, और जो अध्यक्ष के निर्देशन में काम करती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है उसको देखते हैं। यहाँ से संसदीय समिति इतिहास में कुछ ब्रिटिश संसद से जुड़ा, जैसे कि ये समितियाँ अपना अधिकार अनुच्छेद 105 और 118 यहाँ पर प्राप्त करती हैं। अनुच्छेद 105 में क्या है, सांसदों के विशेष अधिकार से संबंधित होगा, और 118 जो होगा ये अपनी प्रक्रिया के माध्यम से कार्य संचालन और विनियमित करने के लिए यहाँ पर जो नियम है वो बनाने का काम करेगा। ठीक है, दोनों आपको याद रखने, क्या कौन नियम बनाएगा और संसदों का विशेष अधिकार कौन सी समिति है, कौन से आर्टिकल से संबंधित होगा। संसदीय समिति के कुछ प्रकार होते हैं। एक तो तदर्थ समितियाँ, दूसरी आपकी स्थायी समितियाँ होती हैं। तदर्थ समिति में वो होती हैं जो विशिष्ट उद्देश्यों के लिए गठित होती हैं। ठीक है, जैसे रेलवे, संसद भवन, ये परिसर में आप कुछ समिति होती है उसको लेके। और स्थायी में क्या होती है, ये स्थायी समिति नियमित रूप से समितियाँ गठित होती हैं, जैसे कि वित्तीय समिति, विभाग समिति है ना, और स्थायी अधीनस्थ विधान समिति, ये सब में आपकी स्थायी समिति में आएंगी। अगला है हाल ही में सुर्खियों में रही कुछ समिति, लोक लेखा समिति। इसका गठन पहली बार 1921 में मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आरोप किया गया था। इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा से। इनका कार्य क्या होता है, भारत सरकार के राजस्व के व्यय का यहाँ पर परीक्षण करना। प्राक्कलन समिति में क्या होता है, इसका पहली बार 1950 में गठन किया गया था। इससे लोकसभा के 30 सदस्य यहाँ पर शामिल होते हैं। ठीक है, पूरे 330 होते हैं इसमें, राइट। और हमारा राजभाषा संसदीय समिति, उसमें ये केंद्रीय गृह जो हमारी सहकारिता मंत्री उसके तहत यहाँ पर अध्यक्ष चुना जाता है इनको। ठीक है, और इसका गठन राजभाषा जो हमारा अधिनियम 1963 है उसकी धारा 4 के तहत यहाँ पर किया गया था। और यहाँ पे समितियों के बारे में दिया, जैसे राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति। ठीक है, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। कैबिनेट समिति थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको देख सकते हैं। कैबिनेट समिति के केंद्र सरकार 8 कैबिनेट समितियों का गठन यहाँ पर किया गया। ठीक है, जिसमें से इन सब के बारे में देख सकते हो क्या यहाँ पर पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक है, 2.5 में आपको बाद में डिस्कस करूंगा। जो 2.5 ये है संसद का सचिवालय। ठीक है, ये आपको मैं जो सेकंड पार्ट रहेगा वहाँ पे डिस्कस करूंगा, और प्लस तीसरा नंबर जो टॉपिक रहेगा उसको भी। ठीक है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा वो मैं आपको 3 से 4 दिन में पूरी मैगजीन खत्म कर दूंगा। एक एक पॉइंट आपको कैसे नोट करना है, लिखना है उसको लेकर। ठीक है, यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे क्या और बन सकते हैं, तो मैं क्वेश्चन को दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो क्या क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, और जैसे कि कुछ अब यूपीएससी का एग्जाम तो दे रहा हूँ, प्लस यूपीएससी में पूछ सकता है, और जैसे स्टेट पीसीएस बहुत लोग दे रहे हैं। ठीक है, और भी स्टेट के कुछ एग्जाम होते हैं, वहाँ पे भी आपके काम आ जाएगा ये। जैसे कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल क्या होता है। ठीक है, आपको पता है। और दूसरा, भारत के मुख्य न्याय जो चुनाव आयुक्त हैं उसके कार्यालय द्वारा किसके द्वारा यहाँ पर इसको हटा सकते हैं। ठीक है, इसको हटाएंगे। देखो यहाँ पर आपका एक तो संसद के दोनों सदनों द्वारा, राइट। उसके बाद हमारा जो भारत के राष्ट्रपति, इनको लेकर यहाँ पर राष्ट्रपति से अनुमोदन होगा तभी यहाँ पर हटा सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसको कैसे हटा सकते हैं ये, और यहाँ पर जो कार्यकाल इसका कितना होता है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का। ठीक है, मैंने आपको ऊपर बता चुका हूँ जो पढ़ाया था, राइट। उसके बाद भारतीय चुनाव आयोग के मुख्य कार्यों से इसमें क्या शामिल नहीं है, जो भारतीय हमारे चुनाव आयोग है इसमें से क्या शामिल नहीं होगा, जो स्थानीय निकाय चुनाव है ये संचालन हमारा भारतीय चुनाव आयोग यहाँ पर नहीं करेगा। ठीक है, जो आपका हमारा जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन होता है ये नहीं कराएगा। ये कौन कराता है, स्टेट का हमारा इलेक्शन कमीशन होता है, ये कराता है स्थानीय निकाय चुनाव, मैंने आपको बताया था। ठीक है, बाकी सब आपको यहाँ पर भारतीय चुनाव आयोग कराएगा। अगला, राज्य चुनाव आयोग द्वारा जो हमारे स्थानीय निकाय हैं उसको चुनाव संचालन किया जाना। ठीक है, तो वो तो ऊपर का पॉइंट था। इसमें अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रथम चुनाव आयोग थे। इसमें से सुकुमार सेन यहाँ पर क्या थे, इसके प्रथम चुनाव आयोग थे। भारत का चुनाव आयोग हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, देश में स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव का एक रक्षक होता है। और भारतीय संविधान की किसकी स्थापना कौन से आर्टिकल में की गई, तो आर्टिकल 324 मैंने आपको ऊपर बताया हुआ था। अगला, भारत का चुनाव आयोग पहली बार बहुउद्देशीय निकाय कब बना था, ये बना था 1989 में। ठीक है, 1989 में ये बहुउद्देशीय चुनाव बना था, निकाय बना था। निर्वाचन आयोग के प्रमुख को किसके द्वारा यहाँ पर नियुक्त किया जाता है, ये नियुक्त किया जाता है हमारे भारत के राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, चुनाव आयोग के सदस्यों में शामिल है कौन, चुनाव आयोग के हमारे सदस्य होंगे उसमें शामिल होगा आपका देखो, एक शामिल होता है हमारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से 1 और 2, इसमें होगा आंसर
यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑप्शन दिए आपके एक और 3, ठीक है। दो निर्वाचन आयुक्त, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और एक निर्वाचन आयुक्त, ये आपका गलत होगा, ये भी गलत है। और एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, 2 निर्वाचन आयुक्त, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ये दोनों बातें यहाँ पर सेम लिखी हुई हैं, ठीक है, ये देखो। तो यहाँ पर आपका आंसर ए या डी बी हो सकता है। तो आंसर 1 हमारा निर्वाचन आयुक्त और 2 आपके निर्वाचन आयुक्त यहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है, जो कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग। अगला है चुनाव आयोग, जो हमारा है संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत प्रावधान किया गया था। अनुच्छेद 324 में आप चुनाव द्वारा यहाँ पर किए जाने चुनाव की निगरानी निर्देशन जो है इसके अंदर गर्भ की जाएगी। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी, ठीक है। आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्त होता है, ये मैंने आपको बताया ऊपर, ठीक है। आयोग का सचिवालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त की यहाँ पर नियुक्ति करेगा, ठीक है। उसका निश्चित कार्यकाल 6 महीने या 65 वर्ष किया होता है, जो भी पहले होगा वो ऊपर, जो मैंने आपको ऊपर बताया था उसका क्वेश्चन का आंसर ये है, ठीक है। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान निष्कासित करने की प्रक्रिया के माध्यम से पद से हटा सकते हैं। किसके द्वारा? ये जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है। राजीव कुमार भारत के वर्तमान में 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान चुनाव आयोग की स्थापना यहाँ पर हुई थी? तो करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा हमारा इसका 243 का के। भारतीय संविधान का कौन सा भाग निर्वाचन आयोग से संबंधित है? तो भाग 15, मैंने ऊपर बताया भी था आपको, भाग 15 जो आपका भारत निर्वाचन आयोग से यहाँ पर संबंधित था, ठीक है। तो इस टाइप से देखो जितने क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते थे और भी एग्जाम के लिए, वो भी मैंने आपको इसके क्लियर करा दिया। अगला जो टॉपिक हमारा 2 जो भी था 2.4 या 5 जो भी था, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट कराऊंगा वीडियो, वहाँ से आपको कवर कर दूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक वहाँ पे भी कवर कर दूंगा, ठीक है। कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो भी मैं आपको वहाँ पे भी लेके आऊँगा, राइट। कोई और डाउट रहता तो आप यहाँ पे नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। इसको देखो, ये तो आपको कवर करनी है, साथ में मैं आपको जो दृष्टि का अभी चल रहा है मेंटरशिप का टेस्ट चल रहा है 20 क्वेश्चन का, वो भी मैं आपको करा रहा हूँ। और एक अपने चैनल का मैं जो खुद का चला रहा हूँ यूकेटी यूपीएससी नॉलेज ट्रैक का मेंटरशिप है, उसमें 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक के रहते हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चनों में एक तो 8 क्वेश्चन आपका स्टैटिक रहेगा, 2 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स करेगा। तो ये डेली क्वेश्चन चल रहे हैं, अभी आप जाके ग्रुप पे देख सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम पे भी मैं शेयर कर देता हूँ, वहाँ भी होगा, और यूट्यूब पे भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप करते चलो, राइट। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी मैं आपको एक एक चीज़ करंट की आपको कवर कराता रहूँगा, ठीक है। कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट पूछ सकते हो, या मैं आपको पर्सनल यहाँ पे आईडी दे दूँगा, तो वहाँ पे भी आप यहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।